नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एसपी स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से बीएससी सेकंड सेमेस्टर बॉटनी का ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड सेमेस्टर में आप सबका जो बॉटनी है उसका पेपर टाइटल है प्लांट बायोडाइवर्सिटी सेकंड, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसा कि यह पाठ्यक्रम दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में सुचारू रूप से लागू है। ऐसे विद्यार्थी जो डीडीयू यूनिवर्सिटी के हैं यानी गोरखपुर विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज में आप पढ़ रहे हो, तो आप सब के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। 100% जो भी प्रश्न आपके पेपर में बनेंगे वो यहीं से पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को और सॉल्व करते हैं इस मॉडल पेपर को। सभी साथी से निवेदन है वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि परागपिंड पॉलिनिया की उपस्थिति किस कुल की विशेषता है। द प्रेजेंस ऑफ पॉलिनिया इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ व्हिच फैमिली। आपके ऑप्शन दिए गए हैं पोएसी, बी है एस्टेरेसी और सी ऑप्शन दिया गया आर्कडेसी, डी ऑप्शन है मालवेसी। तो आप सब ध्यान रखेंगे कि परागपिंड पॉलिनिया पराग कणों का एक द्रव्यमान होता है जो एक साथ चिपके रहते हैं। यह आर्किड और आर्क की मुख्य विशेषता है, इसलिए आर्कडेसी इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा। तो परागपिंड पॉलिनिया की उपस्थिति किस कुल की विशेषता है, तो ये आर्कडेसी कुल की है। आपके पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन है एपीजी वर्गीकरण प्रणाली का नवीनतम संस्करण प्रस्तुत किया गया था। द लेटेस्ट वर्जन ऑफ एपीजी क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज प्रेजेंटेड इन, तो ये प्रेजेंट हुआ था 2016 में। आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट उत्तर। एपीजी यानी कि एंजियोस्पर्म फाइलोजेनी ग्रुप, ये इसका फुल फॉर्म है। यानी यह प्रणाली का चौथा और नवीनतम संस्करण है जिसमें एपीजी फोर्थ, जो कि ये 2016 में प्रकाशित हुआ था। तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन है कि आंतरिक चक्र का एक पश्चधर किस कुल में ओष्ठक जो लेबिलियम में रूपांतरित होता है, यानी कि इन विच फैमिली इज ए पोस्टीरियर मेंबर ऑफ इनर ओरल मॉडिफाइड इनटू ए लिफ। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा तीसरे प्रश्न में आर्कडेसी। क्या हो जाएगा? आर्कडेसी कुल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आर्कडेसी में आंतरिक चक्र का पिछला सदस्य जो रूपांतरित होकर के एक ओष्ठक जो कि एक लेबिलियम बनाता है जो कीटों को आकर्षित करने का काम करता है। तो तीसरे प्रश्न में आपका आर्कडेसी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4, जो कि है विभोजतक ऊतक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इसे कहते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसके लिए जिम्मेदार है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? वृद्धि एवं कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक है। आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कोशिकाएं जो होती हैं वो निरंतर विभाजित होती है जिससे पौधे की लंबाई और मोटाई में वृद्धि होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से चौथे क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन है कि नर पुष्प इनमें केवल पुंकेसर द्वारा प्रकाशित होता है। इन विच ऑफ दीज द मेल फ्लावर रिप्रेजेंटेड ओनली बाई स्टेमेंस, जिसमें आपके ऑप्शन है यूफोर्बिया, हिबिस्कस, रोजा और पाइसम। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका पांचवें प्रश्न में यूफोबिया। क्या हो जाएगा राइट उत्तर? ऑप्शन ए यूफोबिया। ठीक है, तो आप सब ध्यान रखेंगे यूफोबिया के साइथियम पुष्पक्रम में नर पुष्प बहुत ही सरल होते हैं और केवल एक पुंकेसर द्वारा यह दर्शाया जाता है। प्रश्न नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है अंतरावृत्तक अनुपर्ण इंटर पेटिओलर स्टेप्यूल्स की उपस्थिति किस कुल की विशेषता है? तो ये विशेषता किस कुल की है दोस्तों? तो ये विशेषता है रूबिएसी कुल की। उस कुल की विशेषता है रूबिएसी कुल की विशेषता है। आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट उत्तर। आप सबको बता दूं ये क्वेश्चन पेपर आपका 2025 सत्र का है जो कि मैंने रिपीटेड तौर पर आप सबको सॉल्व कराने का प्रयास किया है। 100% आपके प्रश्न पत्र में यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, इस बात का विशेषकर आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 7वां क्वेश्चन ध्यान देंगे, जिसमें है कि पौधों की किस संरचना में कैस्पेरियन पट्टियां होती हैं। तो पूछा गया विच स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट कंटेन कैस्पेरियन स्ट्रिप।
तो पहला ऑप्शन जिसमें है कि बाह्य त्वचा, बी है वल्कुट, सी है अंतः त्वचा और डी दिया गया पेरिरंभ। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा अंतः त्वचा, इंडोडर्मिस आपका राइट उत्तर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, क्योंकि जड़ों की अंतः त्वचा यानी इंडोडर्मिस की कोशिकाओं में सुबेरियन और लिग्निन की जो बनी पट्टियां होती हैं, ये होती हैं, जिन्हें हम कैस्पेरियन पट्टियां के नाम से भी जानते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें है कि सरस फल का एक उदाहरण, इनमें से पूछा गया है कि सरस फल का एक उदाहरण है। तो सरस फल के अंतर्गत लीची आता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट उत्तर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सरस फल वह फल होते हैं जिनका फलाभित्ति यानी पेरिकार्प्स जो होता है वो मांस पेरिकार्प्स मांसल होता है। लीची इसका एक प्रमुख उदाहरण है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जीआईएस का अर्थ पूछा गया है। तो आप सब जानते होंगे जीआईएस से संबंधित, ये जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। तो भौगोलिक सूचना प्रणाली, आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन का ध्यान रखेंगे। आपसे पूछा जाएगा जीआईएस स्टैंड फॉर, तो आप सब आंसर करेंगे जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, हिंदी में भौगोलिक सूचना प्रणाली। ओके, एक प्रकार का यह सॉफ्टवेयर है जो कि पौधों के रखरखाव और देखभाल में बहुत ही मदद करता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं प्रश्न नंबर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रश्न नंबर 10, जिसमें जिस प्रक्रिया, माफ कीजिएगा, किस प्रक्रिया में एक दुगुणित कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के बिना गेमेटोफाइट में विकसित होता है, इन विच प्रोसेस डज ए डिप्लॉइड सेल डेवलप इनटू ए गेमेटोफाइट विदाउट मियोसिस। इसमें आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एपोस्पोरी। ठीक है, बिना अर्धसूत्री विभाजन यानी कि बिना मियोसिस के किसी दुगुणित कोशिका से सीधे गेमेटोफाइट यानी भ्रूण कोष बनता है, तो इसे इस क्या कहते हैं, एपोस्पोरी कहते हैं। आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर। प्रश्न नंबर 11 जिसमें एंजियोस्पर्म का एक पैराफाइटिक समूह क्या दर्शाता है, व्हाट डज ए पैराफाइटिक ग्रुप ऑफ एंजियोस्पर्म रिप्रेजेंट। तो ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है एक समूह जिसमें समान पूर्वज सम्मिलित होते हैं, यानी कि आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, एक समूह जिसमें समान पूर्वज शामिल है लेकिन उसके सभी वंशज नहीं इंक्लूड है इसमें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न नंबर आपका 12 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें है कि भ्रूण थैली में कौन सी कोशिकाएं पराग नालिका को अंडाणु की ओर निर्देशित करने में मदद करती है, विच सेल इन द एम्ब्रायो सैक हेल्प गाइड द पोलियन ट्यूब टूवर्ड्स द एग। जिसमें पहला ऑप्शन है प्रतमुखी कोशिकाएं, बी है सहायक कोशिकाएं, ऑप्शन सी जिसमें है केंद्रीय कोशिकाएं जिसे सेंट्रल सेल कहते हैं, और डी ऑप्शन दिया गया अंडिक कोशिकाएं जिसे एग सेल कहते हैं। तो आप सब ध्यान रखेंगे कि सहायक कोशिकाओं में फिलीफॉर्म एपरेट्स होते हैं जो पराग नालिका को अंडाणु की ओर आकर्षित और निर्देशित करता है। तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहायक कोशिकाएं, यानी कि भ्रूण थैली में कौन सी कोशिकाएं पराग नालिका को अंडाणु की ओर निर्देशित करने में मदद करती हैं, तो सहायक कोशिकाएं मदद करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 13 जिसमें कि निम्नलिखित में से किस पादप कुल की रिसुपिनेशन रिसुपिनेशन पाया जाता है, यानी इनमें से किस पादप कुल में रिसुपिनेशन पाया जाता है। तो रिसुपिनेशन जो पाया जाता है ये आर्कडेसी में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, आर्कडेसी कुल में। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। रिपुनेशन एक प्रकार की वह प्रक्रिया है जिसमें फूल खिलने के दौरान 180 डिग्री घूम जाता है, जिससे ओस्टक यानी कि जो लेबियम होते हैं वो नीचे की ओर आ जाते हैं। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए क्वेश्चन की जो है ये रिपुनेशन किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो आप बताएंगे कि ये एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें फूल खिलने के दौरान 180 डिग्री या घूम जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 14 पर्णवत प्रतान में पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, लीफलेट टेंड्रिल। ये लीफलेट टेंड्रिल में पाया जाता है। तो ये जो क्या पाया जाता है, इसमें किलमेटिक्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है, किलमेटिक्स। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर, क्योंकि किलमेटिक्स में पर्णवृत्त प्रतान की तरह कार्य करता है, जबकि मटर में ये पत्रक
की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 15 जिसमें है वाकुटी, क्या कहते हैं वाकुटी यानी कि कार्टिकल कहते हैं इसे। तो कॉर्टिकल संवहन पुल वाला पौधा इनमें से कौन सा है? तो आप सब ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये है नेक्थेसिस। नेक्थेसिस यानी कि आंसर बी, नेक्थेसिस जो है ये संवहन पुल वाला पौधा है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 16 नारियल पानी कोकोनट वाटर एक उत्कृष्ट उदाहरण किसका है? कोकोनट वाटर इज एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, एक्सीलेंट एग्जाम्पल पूछा गया किसका है? तो ये एग्जाम्पल है केंद्रीय भ्रूणपोष का। किसका? केंद्रीय भ्रूणपोष का नारियल पानी एक उत्कृष्ट उदाहरण है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को रिपीट हुए 3 वर्षों से लगातार हो चुके हैं। बेंथम और हुकर द्वारा दिया गया वर्गीकरण प्रणाली कौन सी है? द क्लासिफिकेशन गिवन बाय बेंथम एंड हुकर इज। तो बेंथम एंड हुकर ने जो प्रणाली दी थी, यानी कि वर्गीकरण की जो प्रणाली दी थी वो थी नेचुरल, प्राकृतिक पद्धति थी। ठीक है, इन्होंने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। समझिएगा, बेंथम और हुकर का वर्गीकरण जो आकारिकी है, मार्फोलॉजी है, वो एक प्राकृतिक पद्धति पर आधारित था, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 18 जिसमें है कि एक द्विबीजपत्री कुल जिसमें सामान्यतः द्वितीयक अथवा तृतीयक पुष्प होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो द्वितीयक अथवा तृतीयक जो पुष्प होते हैं उनको मैग्नोलिएसी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नोलिएसी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें सी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 19 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शाखित पुंकेसर ब्रांच स्टीम्स पूछा गया है। ब्रांच स्टीम्स पाए जाते हैं, ब्रांच स्टीम्स आर फाउंड इन। तो मित्रों याद रखेंगे, ब्रांचेट स्टीम जो होते हैं ये जो पाए जाते हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये रेसिनस में पाए जाते हैं। कहाँ पर? रेसिनस में। ठीक है, तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट उत्तर। दोस्तों एक प्रश्न यहाँ पर थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हो गया है। इसमें जो आपका 18 नंबर क्वेश्चन था कि एक द्विबीजपत्री कुल जिसमें सामान्यतः द्वितीयक अथवा तृतीयक पुष्प होते हैं वो कौन सा है? तो वो मेनी एस्पेरिमेसी है। आंसर इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका होगा। ठीक है, सी इसमें सही उत्तर नहीं है। ठीक है, चलिए इस बात का विशेषकर ध्यान रखेंगे, इस त्रुटि को आप लोग सुधार लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर आपका 20 और 20 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय पैलिनोलॉजी के जनक के रूप में किसे सम्मानित किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय पैलिनोलॉजी यानी कि हु इज द ऑनर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन पैलिनोलॉजी, तो इसको हम पी के नायर, आंसर हो जाएगा इसमें पी के नायर को हम सम्मानित करते हैं भारतीय पैलिनोलॉजी के जनक के रूप में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 21 इसमें पादप वर्गीकरण में वंश संख्यांकी आधारित है। तो वंश संख्यांकी जो आधारित है ये किस पर आधारित है? तो ये विकासवादी संबंध पर आधारित है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 22 जिसमें छत्रक पुष्पक क्रम यानी वेल किस कुल में पाया जाता है? तो एम्बेल जो होता है यानी कि इन विच फैमिली इज एम्बेल इनफ्लोरेसेंस फाउंड, ये फाउंड होता है किसमें? ये एपीएसी में। किस कुल में? एपीएसी कुल में होता है। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 23 नंबर प्रश्न, और इसमें क्वेश्चन पूछा गया है ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सिद्धांत यानी इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो सिम्ट ने किया था। किसने किया था? सिम्ट ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर। कब किया था? तो याद रखेंगे 1924 में सिम्ट ने ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 24 जिसमें श्वसन मूल किस प्रकार के पौधों में पाए जाते हैं? ठीक है, तो श्वसन मूल की बात हो रही है। श्वसन मूल जो होते हैं ये मूल रूप से जो पाए जाते हैं ये मैंग्रोव में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? मैंग्रोव में। तो 24 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यह कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि पक्षियों द्वारा परागकण को कहा जाता है पॉलिनेशन बाय बर्ड इज कॉल्ड। तो पक्षियों द्वारा जो परागकण है इसको क्या कहते हैं? इसको दोस्तों याद रखेंगे, इसको कहा जाता है
आर्निथोफिली। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये आपका राइट उत्तर, क्योंकि पक्षियों द्वारा होने वाले परागकण को क्या कहते हैं, आर्निथोफिली कहा जाता है। 25 नंबर में ऑप्शन सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर आपका 26 जिसमें है कि कुंभी रूपी जड़ पाई जाती है। तो कुंभी रूपी जड़ होती है, यानी कि नेफिफॉर्म रूट इज फाउंड इन। तो नेफिफॉर्म रूट जो होता है ये किसमें पाया जाता है, तो ये चुकंदर में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, चुकंदर व्हीट रूट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 27 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि भ्रूण कोश की कौन सी संरचना नर युग्मक के साथ मिलकर के युग्मनज बनाती है। विच स्ट्रक्चर ऑफ द एम्ब्रायो सैक फॉर्म ए जाइगोट्स विथ द मेल गैमेट। तो इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंडकोशिका यानी एग सेल। ठीक है, क्या हो जाएगा, एग सेल। भ्रूण कोश की कौन सी कोशिका या कौन सी संरचना नर युग्मक के साथ युग्मनज बनाती है, तो अंडकोशिका के साथ मिलकर के बनाती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 28 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है कि रासायनिक पदार्थ जो पराग भित्ति को अपघटन के प्रति प्रतिरोधी बनाता है वो है केमिकल सब्सटेंस दैट मेक्स पोलियन वॉल रेजिस्टेंट टू डीकम्पोजिशन। तो डीकम्पोजिशन इसमें स्पोरोपोलेनिन आपका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन ज्ञातक जैविक पदार्थ में सबसे प्रतिरोधी है जो परागकणों को उच्च ताप पर एसिड से बचाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 29 जिसमें पौधों में वंशावली संबंध के अध्ययन के लिए किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है। Which technique is used to study of phylogenetic relationship in plant। जिसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डीएनए विश्लेषण, डीएनए एनालिसिस यानी मॉलिक्यूलर डेटा। ठीक है, पौधों में वंशावली संबंधों के अध्ययन के लिए तकनीकी का उपयोग किया जाता है, तो उस तकनीक का क्या नाम है, उस तकनीकी का डीएनए विश्लेषण प्रणाली नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 30 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन दारू यानी जाइलम का घटक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ जाइलम। तो जाइलम का घटक इनमें से कौन सा नहीं है। तो पहला देखेंगे वाहिनिकाएं, ये जाइलम के घटक हैं। विसल वाहिकाएं ये भी आपके जाइलम का घटक है। लेकिन इसमें से आप देखें चलनी नालिकाएं, ये ट्यूब्स जो है ये इसके घटक नहीं है। तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट उत्तर। 30 नंबर में ऑप्शन सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 31 की ओर ध्यान देंगे। 31 नंबर क्वेश्चन जिसमें है कि जीवाश्म परागकणों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। द स्टडी ऑफ फॉसिल पोलियन ग्रेन इज कॉल्ड। तो स्टडी ऑफ फॉसिल पोलियन ग्रेन इज कॉल्ड क्या कहलाता है, ये पेलिनोलॉजी कहलाता है। इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट उत्तर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 32 जिसमें है कि आवृतबीजी पौधों में मादा युग्म को विद सामान्यता होती है। फीमेल गेमेटिफाइट इन एंजियोस्पर्म इज जनरली। तो इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 7 कोशिकाएं एवं 8 कोशिकाएं। आवृतबीजी पौधों में मादा युग्म को विद सामान्यता जो इसमें होती है वो 7 कोशिकाएं और 8 कोशिकाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर आपका 20 प्रश्न का राइट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 33 जिसमें प्रश्न है कि निकटतम संबंधी वंशों के समूह को क्या कहा जाता है। ए ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जेनेरा इज कॉल्ड। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको एक प्रकार का क्या कहा जाता है, कुल कहा जाता है, फैमिली कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निकटतम संबंधी वंशों के समूह को फैमिली कहा जाता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 34 जिसमें प्रश्न है कि पराग कोश की वह परत जो लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करती है। द लेयर ऑफ एंथर दैट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू माइक्रोस्पोर। इसमें पहला ऑप्शन है इपिडर्मिस, बी ऑप्शन है एंडोडर्मिस, माफ कीजिएगा एंडोसीथियम, बी ऑप्शन है एंडोसीथियम, सी है मिडिल लेयर्स और डी दिया गया है टेपिटम। तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा टेपिटम। ठीक है, पराग कोश की वह परत जो लघु बीजाणु को पोषण प्रदान करती है वो क्या है, वो टेपिटम है। आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी पर सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 35 और यह भी आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार का रिपीटेड क्वेश्चन ये है। ठीक है, वंश सांख्यिकी में विकासवादी संबंध को दर्शाने वाले आरेख
जो होते हैं उनको क्या कहते हैं? डायग्राम रिप्रेजेंटिंग एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इन कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको शाखा चित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शाखा चित्र। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर, क्लेडोग्राम। तो 35 नंबर में ऑप्शन सी सही उत्तर है। जब भी आपसे पूछा जाए कि वंश संख्यांकिकी में विकासवादी संबंध को दर्शाने वाले आरेख जो है उसको क्या कहते हैं? तो शाखा चित्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 36, जिसमें पेपो फल किस अंडाशय से विकसित होता है? पेपो फ्रूट डेवलप फ्रॉम व्हिच ओवरी? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पेपो फल किस अंडाशय से विकसित होता है? तो ये अधोवर्ती त्रिअडपी ओवरी से विकसित होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 37 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 37 नंबर क्वेश्चन, जिसमें है कि निम्नलिखित में से जीआईएस का घटक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ जीआईएस? तो जीआईएस का घटक कौन सा नहीं है? पहला है हार्डवेयर जीआईएस यानी जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंतर्गत आता है। सॉफ्टवेयर भी इंक्लूड है, डेटा भी इंक्लूड है, लेकिन इंटरनेट की गति, इंटरनेट स्पीड ये जीआईएस में इंक्लूड नहीं है। इसलिए हम आंसर नंबर डी पर टिक करेंगे सही उत्तर। प्रश्न नंबर 38, जिसमें है कि निम्नलिखित में से कौन पर्णवंत का रूपांतरण है? पर्णवंत का रूपांतरण में से पूछा गया है। तो पर्णवंत का जो रूपांतरण है वो कौन सा है? वो है आपका ए एंड बी दोनों। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें 38 नंबर प्रश्न में ऑप्शन माफ कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्वत वृत्त। निम्नलिखित में से कौन सा पर्ण का रूपांतरण है? तो ये पर्णवत वृत्त जो है ये इसका रूपांतरण है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 39, जिसमें है कि बहुभ्रूणिता यानी पॉली इम्बायरोनी निम्नलिखित कारणों से हो सकती है। तो ये युग्मनज का विदलन और सहायक प्रमुख कोशिकाओं के भ्रूण विकास, इन दोनों से हो सकती है। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 40, जिसमें आधुनिक पादप नामकरण की प्रारंभिक तिथि ICN के अनुसार यानी स्टार्टिंग डेट ऑफ मॉडर्न प्लांट नॉमेनक्लेचर पर ICN। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1753, क्योंकि लिनियस की पुस्तक यानी कि स्पेसीज इन पेलेटूरम के प्रकाशन की तिथि जो थी, ये जो इसकी तिथि थी वो कब थी? इसकी तिथि थी 1 मई 1753 और इसको आधुनिक पादप नामकरण की शुरुआत माना जाता है। तो आधुनिक पादप नामकरण की जो शुरुआत है वो 1753 आप लगाएंगे आंसर 1 मई 1753 याद रखेंगे। ठीक है। प्रश्न नंबर 41, जिसमें है कि पराग एलर्जी को आमतौर पर कहा जाता है पोलियन एलर्जी इज कॉमनली कॉल्ड। तो इस एलर्जी को क्या कहते हैं? हे फीवर। क्या कहा जाता है? हे फीवर कहा जाता है। पराग कणों से होने वाली एलर्जी को सामान्यतः हे फीवर कहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न नंबर आपका 42, और ध्यान रखेंगे 42 नंबर प्रश्न में है कि फाइलोजेनेटिक्स में पेलिसियोमॉर्फी का अर्थ क्या है? तो इसका जो अर्थ है दोस्तों वो है प्राचीन या पैतृक लक्षण। क्या है? प्राचीन या पैतृक लक्षण को क्या कहते हैं? इसको पेलिसियोमॉर्फी का अर्थ कहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 43, यदि होलोटाइप दृष्टि नहीं है तो मूल नमूनों में से किसे चुना जाता है? यदि होलोटाइप निर्दिष्ट, समझ में आया क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि होलोटाइप निर्दिष्ट नहीं है तो मूल नमूनों में किसे चुना जाता है? तो मूल नमूनों में चुना जाता है लेक्टोटाइप को। किसको चुना जाता है? लेक्टोटाइप। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 44, जिसमें पुंकेसर व्यवस्था जहां पराग कोष जुड़े और तंतु मुक्त होते हैं यानी स्टेमेंस अरेंजमेंट वेयर एंथर आर फ्यूजेड एंड फिलामेंट्स आर फ्री। तो इसको क्या कहते हैं? इसको युक्त परागकोशी कहते हैं। क्या कहते हैं? युक्त परागकोशी। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 45, इनमें है कि पंखनुमा वृत्त कार्ग किस कुल में होता है? तो पंखनुमा जो वृत्त कार्ग होता है ये किस कुल में होता है? तो ये पोएसी कुल में होता है। किस कुल में? पोएसी कुल में होता है।
आपके 45 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही उत्तर। प्रश्न नंबर 46 और इसमें है कि वह बीजंडांश जिसमें एक कोष्ठीय स्थिति पाई जाती है, तो इसको क्या कहते हैं? तो वह बीजंडांश जिसमें एक कोष्ठीय स्थिति पाई जाती है, वो स्थिति कौन सी है दोस्तों? तो आप सब ध्यान रखेंगे, वो स्थिति इनमें से कौन सी है? वो आधारीय स्थिति है। कौन सी है? आधारीय, बेसल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 48 जिसमें ड्रेसिना में द्वितीयक वृद्धि मुख्य रूप से किस कारण होती है? सेकेंडरी ग्रोथ इन ड्रेसिना इज मेनली ड्यू टू, तो ये किसके कारण होती है? तो ये संवहनी एदा के कारण होती है। किसके कारण? संवहनी एदा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर आपका 49 जिसमें है कि प्राथमिकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्योरिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल ऑफ प्रियोरिटी यानी सुनिश्चित करता है। ठीक है, प्राथमिक सिद्धांत सुनिश्चित करता है। तो प्राथमिक जो सिद्धांत है ये क्या सुनिश्चित करता है? ये सुनिश्चित करता है दोस्तों, क्या सुनिश्चित करता है? सबसे पहले वैध रूप से प्रकाशित नाम जो है वो बरकरार रहे, ये प्रकाशित करता है। आंसर 20 में राइट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 50 जिसमें कौन सा पुष्पक्रम पौधों में उन्नत लक्षण माना जाएगा? तो पौधों में उन्नत लक्षण जो माना जाता है वो कौन सा है? तो वो है मंडक। क्या है? मुंडक। माफ कीजिएगा, मुंडक आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। कैपिटुलम या मुंडक जैसे सूरजमुखी को सबसे उन्नत पुष्पक्रम माना जाता है क्योंकि यह कीटों में आकर्षित करने की प्रभावी सबसे इसमें होती है। तो दोस्तों आज के इस क्लास में टोटल हमने जो एमसीक्यूज यूज किए थे वो 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे जो संभावित हैं आपके पेपर के लिए। आप सब लोग इन प्रश्न पत्र को तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा मैंने एक और मॉडल पेपर प्रोवाइड करा दिया है जो प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। आप सबको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।